स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। कल दोस्तों बैटल ऑफ बेदर तक हम पहुंच गए थे और मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से मीर जाफर ने डच के साथ इंट्रीग करके रॉबर्ट क्लाइव की फोर्सेस को डिफीट करने की कोशिश की, क्योंकि उसे अपनी बैटल ऑफ पलासी में हुई कॉन्स्पिरेसी के बाद एक आभास हो गया था दैट अंग्रेज उनकी प्रेजेंस बंगाल में बेसिकली ठीक नहीं है। लेकिन जब डच ने कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश की तो रॉबर्ट क्लाइव की सेना ने, और यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने डच को बैटल ऑफ बेदर में डिसाइसिवली डिफीट कर दिया, जिसके बाद दोबारा कभी डच एक फॉर्मिडेबल पावर बन ही नहीं पाए। हालांकि इनकी कुछ कॉलोनीज डेफिनेटली भारत में प्रेजेंट थी, लेकिन डच विल नॉट राइज टू सुपरमेसी एंड रूल इंडिया अनलाइक ब्रिटिश, जो कि अब सुपरमेसी में राइज करेंगे एंड अल्टीमेटली इकलौती ऐसी यूरोपियन पावर बन जाएंगे जिन्होंने भारत के ऊपर 200 साल तक राज किया। राइट, तो बैटल ऑफ बेदर से डच का एक तरीके से आप कह लीजिए कि अंत हो गया भारत में। और अनलाइक पोर्चुगीज ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट यूरोपियन पावर नहीं थी। राइट, जब भी हम डिटेल में थोड़ा यूरोपियन पावर्स को देखेंगे जो भारत में आई, उसमें पोर्चुगीज को हम स्टडी करते हैं क्योंकि वो सबसे पहले आए थे। इंग्लिश को स्टडी करते हैं क्योंकि वो सबसे एक तरीके से वो सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी बन गई थी इंडिया की। उन्होंने इंडिया को बेसिकली पूरी तरह से एक कॉलोनी में तब्दील कर लिया था। फ्रांस को भी हम पढ़ते हैं, फ्रांस को भी इसलिए स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, जिसने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करने में एक भूमिका निभाई थी। राइट, तो इनको पढ़ते हैं। डच और डेन्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट, जितने फैक्ट्स हमने यहां पर पढ़े हैं ये आपके किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोर देन सफिशिएंट हैं। इसके बाहर पेपर में पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा कम रहेंगे। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, जहां से आपके आने वाले उत्तर प्रदेश, बिहार और कई सारे दूसरे स्टेट एग्जाम्स के बेस में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर अब हम अंग्रेजों के अराइवल की बात कर रहे हैं। अंग्रेजों के अराइवल का क्या था कि 1599 में अंग्रेजों ने मिलकर एक जॉन कंपनी बनाई, एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई। जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे लोग अपना पैसा एक जगह कंसोलिडेट करते हैं। पैसा कंसोलिडेट होता है तो कंपनी के पास भी कैपिटल होती है जिसे वो अलग अलग एक्टिविटीज करने में स्पेंड कर सकती है, जिससे फिर बहुत एक्सपोनेंशियल गेन्स मिल सकते हैं। तो 1599 में ऐसी जॉन कंपनी बनी और 1600 में क्वीन एलिजाबेथ वन ने उन्हें एक रॉयल चार्टर दे दिया। ठीक है, रॉयल चार्टर एक तरीके से फरमान ही है। इस रॉयल चार्टर के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी, है जॉन कंपनी को एक नया नाम मिला, दैट इज ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी नाम इसे इस प्रकार मिला, इसलिए मिला ताकि ब्रिटिश के बिहाफ पर केवल एक ही कंपनी, केवल इकलौती ऐसी ब्रिटिश कंपनी जो ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड कर सकती है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है। राइट, तो इसको ट्रेड मोनोपोली दी गई पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए। अलॉन्ग विद दैट पूर्व में जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि कुछ न्यू पावर्स के साथ इनकी मुलाकात हो सकती है, मुठभेड़ भी हो सकती है। तो वहां पर क्राउन ने एक तरीके से इनको ये पावर दी थी कि आप वॉर वेज करना चाहें तो कर सकते हैं, संधि साइन करना चाहें तो कर सकते हैं, और अगर न्यू टेरिटरी भी आपको एक्वायर करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए भी हमारी तरफ से आपको पूरी रजामंदी रहेगी। ठीक है, बेसिकली हमारी पूरी परमिशन है और पूरा सपोर्ट उसको लेकर रहेगा। राइट, तो फिर क्या था, फिर जैसे ही 1600 में ये कंपनी बनी तो ये चल पड़े जी ईस्ट के साथ ट्रेड करने के लिए। और डच की तरह ही इनका सबसे पहला जो एक तरीके से जो सबसे पहले ये इंटरेस्टेड थे वो स्पाइस आइलैंड्स में थे, इंडिया में इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। और डच की तरह ही इन्हें रियलाइज हो गया कि भारत में कपड़ा जो है उसकी एक डिमांड है इंडोनेशिया में, और इंडियन क्लॉथ को हम इंडोनेशिया से स्पाइसेस खरीदने के लिए यूज कर सकते हैं। राइट, लेकिन जब इनको ये पता लगा तो अनलाइक डच, इन्हें भारत की धरोहर के बारे में थोड़ी सी ज्यादा रियलाइजेशन हो गई। इन्हें पता लग गया कि इंडिया में रिलेटिवली कई और तरह के रिसोर्सेज भी हैं जिनसे हम अपना मुनाफा काफी ज्यादा जबरदस्त तरीके से अपना सकते हैं। ऑन टॉप ऑफ इट, इंडिया की जो इंडियन ओशन के अंदर एक प्रोट्रूडिंग कोस्ट लाइन है, यहां पर अगर किसी प्रकार से हम एक पॉलिटिकल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के तौर पर खुद को स्थापित कर लें तो उससे क्या होगा कि हम वेस्ट और ईस्ट का जो ट्रेड आपस में हो रहा है उसमें एक बहुत शक्तिशाली पावर बन सकते हैं। राइट, तो इसी के चलते इनके मन में ये मंसूबे आने स्टार्ट हो गए थे कि अल्टीमेटली शुरू तो ट्रेड से करेंगे लेकिन ग्रेजुअली वी हैव टू टर्न इनटू एन एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर। राइट, तो यहां पर 1600 में ये सब चीजें हो गई। राइट, अब इसमें आप ध्यान रखिएगा कि पहला डच व्यक्ति जो भारत में आता है वो है कॉर्नेलियस हूटमैन। 1596 में वो आए, लेकिन उनकी जो कंपनी बनी थी वो काफी बाद बनी थी, ये मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, कॉर्नेलियस हूटमैन पहले आए थे
राइट। लेकिन जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसको वीओडी भी कहते हैं, वर्निगरे ऊस्ट इंडीज कंपनी, राइट, वो बनी थी 1602 में। राइट, तो डच आए पहले थे लेकिन उनकी कंपनी 1602 में बनी थी। और अंग्रेज आए बाद में, बेसिकली आए बाद में डच से, लेकिन इनकी कंपनी 1600 में बन गई थी, यानी कि डच से पहले। ठीक है, तो इन चीजों में आपने कंफ्यूजन नहीं करनी, कई बार कई किताबों में ये कंफ्यूजन आ जाती है। आई होप इस चीज से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इसी के साथ साथ हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल, इसको लेकर भी अक्सर कंफ्यूजन आ जाती है। देखो, जहां तक ईस्ट इंडिया कंपनी की बात है और जहां तक कनेक्टिंग और एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट ट्रेड रूट विद इंडिया थ्रू सी, अगर इसकी बात आती है तो इट वाज कैप्टन विलियम हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस थे हु वाज द फर्स्ट इंग्लिशमैन टू सेट फुट ऑन इंडियन सॉइल, जो कि जहाज या समुद्र के रास्ते आए थे अपने जहाज हेक्टर में। ठीक है, इनके जहाज का नाम हेक्टर था। आपके लिए एक क्विक क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइएगा। पोर्चुगीज के जो वास्को ड गामा आए थे, उनकी शिप का क्या नाम था? इट वाज गैब्रियल, एज वी नो दैट। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। ये क्या था इनकी जहाज का नाम? इनके जहाज का नाम था गैब्रियल। ठीक है, आई होप आपको बोर्ड क्लियरली नजर आ रहा है। इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं ताकि किसी भी तरह की परेशानी आपको ना आए। ठीक है, तो दिस इज द सिचुएशन है। ठीक है, गैब्रियल इनके जहाज का नाम था। राइट, याद रखना, दोनों में कंफ्यूज करके भी आपसे सवाल कई बार पूछा जा सकता है। राइट, लेकिन क्या कैप्टन विलियम हॉकिंस, सवाल अब देखो ये बनता है कि क्या कैप्टन विलियम हॉकिंस पहले अंग्रेज भी थे जो भारत में आए? नहीं, इनसे पहले राल्फ फिच 1583 में और जॉन मिल्डन हॉल 1599 में आ चुके थे। लेकिन फर्क यह है कि दे केम टू इंडिया ओवरलैंड। कुछ किताबों में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ जगहों पर ऐसा मिल जाएगा कि जॉन मिल्डन हॉल जो है वो समुद्र के रास्ते आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, देयर आर सर्टेन टेस्ट मेकिंग वेबसाइट्स जिन्होंने ये गलत फैक्ट वहां पर दे दिया है। ठीक है, तो इसको जरा ठीक कर लेना। जॉन मिल्डन हॉल ये कैप्टन विलियम हॉकिंस से पहले भारत में आए थे, लेकिन समुद्र के रास्ते नहीं, ये ओवरलैंड रूट से आए थे। ठीक है, जमीन के रास्ते ये भारत में पहुंचे थे। राइट, समुद्र से इन्होंने ट्रैवल पर्शियन गल्फ तक किया था, बट उसके आगे वाया लैंड रूट ये भारत में पहुंचे थे। ठीक है, तो ये फैक्ट्स हैं, इस पर सवाल बन सकते हैं, इसको ध्यान से करना। अब एक और कंफ्यूजिंग चीज के ऊपर मैं आपसे डिस्कशन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो यूपीएससी का है 2006 में पूछा गया था। ठीक है, साक्षात यूपीएससी ने ये सवाल पूछ रखा है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी काफी स्ट्रांग है। राइट, यूपीएससी जो सवाल पूछती है उसका जो आंसर होता है, इट इन इट सेल्फ इज लाइक अ फैक्ट। ठीक है, एंड अ वैलिड फैक्ट। राइट, ये हमें याद रखना है कि ये एक वैलिड फैक्ट है। तो यहां पर 2006 में इन्होंने पूछा था कि 1613 में वेयर वाज इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी गिवन परमिशन टू सेटअप अ फैक्ट्री व्हिच इज अ ट्रेडिंग पोस्ट। ठीक है, तो 1613 में इनको कहां परमिशन मिली थी? बैंगलोर में मिली थी, मद्रास में, मसूलीपट्टनम में, या सूरत में? तो आंसर है सूरत में। ठीक है, और यहां पर बहुत से लोगों को लगता है कि सूरत की फैक्ट्री तो 1608 में बन गई थी। ठीक है, बट ये फैक्ट गलत है। ठीक है, इसके पीछे की आपको कहानी पता होनी जरूरी है। जब कहानी पता लग जाएगी तो ऑटोमेटिकली किताब में चाहे कुछ भी लिखा हो, उसके बजाय आप फैक्ट्स के ऊपर विश्वास कर पाएंगे। राइट, सो कहानी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि अगर 2025 यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ ने प्रतिज्ञा प्लस बैच को लॉन्च किया है, जिसकी क्लासेस 10 सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं। प्रतिज्ञा प्लस हमारा जो बैच है ये प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक हर स्टेज की तैयारी करवाता है। प्रतिज्ञा होने के नाते प्रीलिम्स में अगर आप क्लियर करते हैं तो आपको फुल फी रिफंड मिल जाता है, और प्रतिज्ञा प्लस होने के नाते यहां पर वीकली टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लेके आते हैं तो आपको 11,000 रुपीज मिलते हैं। अभी से लेकर आपका बेसिकली फर्स्ट टेस्ट जो है वो 15 सितंबर को होगा, तो 15 सितंबर से लेकर 18 मई तक कुल मिलाकर 36 या 37 टेस्ट आपके रहेंगे, जिनमें अगर हर एक टेस्ट में आप समहाउ मैनेज कर पाए 11,000 लाने के, तो आप 4 लाख से ज्यादा रुपए जीत सकते हैं। और अगर इतनी मेहनत करके टेस्ट में फर्स्ट रैंक लेके आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपका प्रीलिम्स भी क्लियर होगा। तो उस केस में जो आपने अमाउंट पे किया आफ्टर अप्लाइंग द हाईएस्ट पॉसिबल डिस्काउंट विच इज CS लाइव, तो वहां पर भी आपको फायदा मिल जाएगा। ठीक है,
इसके और भी बहुत बेनिफिट्स हैं दोस्तों, बड़े तरीके से पूरा सिलेबस कवर करवाया जाता है, हैंड रिटन नोट्स, क्रक्स डॉक्यूमेंट, 1-to-1 मेंटरशिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। तो अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हैं तो कोड आपको CS लाइव यूज करना है, और अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर मेरा CS लाइव ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए इस QR कोड को स्कैन करके। एंड इस कोर्स के बारे में फर्दर कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए, या आप थोड़ा सा हेजिटेंट हैं कि यार ये कहीं सही कोर्स है या नहीं है, या मुझे क्या करना चाहिए, तो यू फील फ्री टू ड्रॉप मी अ टेक्स्ट ऑन व्हाट्सएप इस नंबर पे 7710678413। यहाँ पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं, बट याद रखिएगा कि आपको यहाँ पर अपना नाम जरूर बताना है, राइट। एंड क्वेरी जो है मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 1 2 3 करके पॉइंट बाय पॉइंट पूछ लेंगे, तो मैं पॉइंट बाय पॉइंट उसको एड्रेस भी कर दूंगा। हैविंग सेड दैट, इसका जो आंसर है हमारे क्वेश्चन का, इसका आंसर सूरत है, और इसकी कहानी को अब हमने स्टडी करना है कि बेसिकली क्या हुआ था एग्जैक्टली। देखो, जब कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में सूरत में एक तरीके से आए थे, इन्होंने मुगल बादशाह से परमिशन लेने की कोशिश की कि सूरत जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है, यहां पर हमें फैक्ट्री बनाने दी जाए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि फैक्ट्री का पर्पस क्या होता था। ये गोडाउन की तरह एक्ट करती थी फैक्ट्रीज, ठीक है, ट्रेडिंग पोस्ट थी, गोडाउन की तरह एक्ट करती थी। भारत के अलग अलग कोनों से जो भी सामान यूरोप लेके जाएंगी ब्रिटिश शिप्स, वो यहां पर आके इकट्ठा अनलोड करेंगे अपना, इधर से सामान एक ही बार फिर शिप के बीच में जाएगा, ठीक है, ये शिप है, इस शिप में लोड किया जाएगा और ये शिप इंग्लैंड चली जाएगी। तो अगर सूरत में हमारे पास फैक्ट्री होगी तो सूरत एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट भी था, और कई सारे दूसरे कंट्रीज की भी यहाँ पर प्रेजेंस थी। तो ये चाहते थे कि सूरत में फैक्ट्री मिल जाए तो यहाँ से हम काफी ज्यादा ट्रेड कैरी ऑन कर सकते हैं। प्लस सूरत में आई फैक्ट्री का ये भी फायदा है कि अंग्रेजों को अपना ही जेब से खर्च करके या अपना खर्चा बचाते हुए क्या करना है कि लोकल मर्चेंट्स के साथ टाई अप करना है। जहां पर इंडिया में मान लो बंगाल से या मान लो कुछ सेंट्रल इंडिया से कोई ऐसा मर्चेंट है, वो आकर सूरत तक अपना सामान लेके आएगा, और वेस्टर्न कोस्ट से इंग्लैंड में सामान पहुंचाना रिलेटिवली ज्यादा इजी है। अगर ईस्टर्न कोस्ट में मिलता है तो ऐसे घूम के इनको वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें टाइम और मनी दोनों ज्यादा लगता था। लेकिन मुगल बादशाह ने, राइट, जहांगीर ने अभी इतनी आसानी से ये परमिशन नहीं दी, राइट, और उन्होंने डिनाई कर दिया 1608 में। हालांकि मसूलीपट्टनम में इनको फैक्ट्री बनाने की परमिशन मिल गई थी, और वो कब मिली थी? 1611 के अंदर। 1611 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाने की इनको परमिशन मिल गई थी, राइट। अब अंग्रेज बहुत चालाक थे, और अंग्रेज जानते थे कि यार पुर्तगालियों को हमें चैलेंज करना है, एंड अल्टीमेटली वी हैव टू कम आउट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूरोपियन पावर। तो इसके लिए इन्होंने कहा कि अगर किसी तरीके से हम मुगल एम्परर को इंप्रेस कर सकें तो उसके बाद हम अपनी फेवर्स उनसे मनवा सकते हैं। इसके लिए वो एक मौके की तलाश में थे, जो मौका पुर्तगालियों ने उन्हें दिया 1612 में, ठीक है। 1612 में सिचुएशन ऐसी थी, जैसे आप मेरे पीछे ये टेबल देख सकते हैं, यहां पर मैंने इस सिचुएशन को समराइज किया है। 1612 में सिचुएशन ऐसे थी कि अरेबियन सी के ऊपर पुर्तगालियों की ब्लू वाटर पॉलिसी के चलते कोई भी ऐसा जहाज जो मक्का में जाता था उसे पुर्तगालियों को कुछ वसूली देनी पड़ती थी, राइट। तो वहां पर जो रूट टू मक्का था वो फ्री नहीं था, इट वॉज नॉट फ्री। ships had to pay money to some kind of premium to Portuguese. Consequently, British knew that how much religion is so important for Indians, right? And इस्लाम की बात हो रही है यहाँ पर, मुगल एम्परर भी इस्लाम फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा कि किसी तरह से अगर हम पोर्चुगीज को डिफीट करके इंडियन ओशन और मक्का जाने वाले इस रास्ते को, अरेबियन सी के इस रास्ते को मुक्त करवा सकें तो हम अपनी फेवर मनवा सकते हैं। कॉन्सिक्वेंटली पोर्चुगीज जो हैं वो ब्रिटिश के हाथों डिफीट हो गए। एक लड़ाई हुई इनकी, अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की, कहां पर हुई? स्वाली होल में। आपको आज का मैं एक होमवर्क देता हूं, ट्राई टू फाइंड आउट वेयर इज सुवाली होल, ठीक है। इसको हिंदी में लोकल भाषा में सुवाली भी कहते हैं, ठीक है। बैटल ऑफ स्वाली होल हुई इन 1612, जिसके बाद मक्का जाने का रास्ता फ्री हो गया। इस रास्ते के फ्री होने से मुगल एम्परर इंप्रेस हुए, एंड फाइनली 1613 में इनको सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश करने की परमिशन दे दी गई, राइट। ये कहानी है सूरत की फैक्ट्री की। दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द फैक्ट्री विच वॉज एस्टैब्लिश्ड इन सूरत, राइट। बहुत से लोग, बहुत सी किताबें, किसी एक ने गलती कर दी। अब क्या है कि अंग्रेज जब आए थे, कैप्टन विलियम हॉकिंस, वहां पर वो सूरत में आए थे, बट उस समय पर सूरत जो था वो फैक्ट्री की तरह काम नहीं करता था। इट वॉज रादर अ ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट। इट वॉज नॉट अ फैक्ट्री, इट वॉज अ ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट।
ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट का मतलब यह है कि अगर इंडोनेशिया से ब्रिटिश शिप्स वहां के स्पाइसेस को लेकर यूके जा रही हैं, इंग्लैंड जा रही हैं, तो बीच में दे विल टेक अ हॉल्ट एट अ ट्रांजिट पॉइंट, राइट। वो वहां पर सूरत की कोस्ट पे हॉल्ट करेंगे, यहां पर कुछ रिफ्रेशमेंट्स अगर लेनी है, इनको अपनी सप्लाईज रिजुविनेट करनी है, या यहां का भी सामान थोड़ा सा लोड करना है, तो वो करके आगे फिर प्रस्थान करेंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिट पॉइंट था, फैक्ट्री यहां नहीं थी। इट वो तो ट्रांजिट पॉइंट और फैक्ट्री को मिक्स करने की वजह से किताबें गलती कर देती हैं, ठीक है। लेकिन जिसको ये कहानी पता है वो सवाल ही पैदा नहीं होता इसको गलत करेगा, ठीक है। एजर्शन रीजन का भी कभी क्वेश्चन मुश्किल अगर किसी ने बनाना हो तंग करने के लिए, तो यहां से बनाया जा सकता है। एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको यहां पर कोई भी दिक्कत आने वाली है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये कहानी थी ब्रिटिश की सबसे पहली फैक्ट्रियों की, राइट। तो मसूलीपट्टनम एंड देन सूरत इन 1613, ठीक है। दिस यू शुड नो। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रेसिडेंसी टाउन्स जो ब्रिटिश ने स्टैब्लिश किए थे भारत में। हम जानते हैं कि 3 प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, दैट इज मद्रास, कलकत्ता एंड बॉम्बे। इनमें से सबसे पहले मद्रास को बनाया गया था, और मद्रास में जब ये प्रेसिडेंसी टाउन बन गया था तो उसकी फोर्टिफिकेशन कर दी थी, दैट केम टू बी नोन एज फोर्ट सेंट जॉर्ज। मेरा एक फ्रेंड है, चेन्नई में रहता है, उसका नाम भी जॉर्ज है, तो उसके नाम से मैंने निशानी लगा रखी है, क्योंकि मेरा फ्रेंड जॉर्ज चेन्नई को बिलोंग करता है, तो इसलिए फोर्ट सेंट जॉर्ज भी चेन्नई को है। मेरे इस फ्रेंड को आप भी अपना इमेजिनरी फ्रेंड बनाना चाहते हैं टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट, यू आर फ्री टू डू दैट, ठीक है। या फिर कोई और निमोनिक या कोई और टेक्निक आप यूज करना चाहते हैं इस फैक्ट को याद रखने के लिए, तो कर सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोगों को फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट गैलरिया, राइट, फोर्ट विलियम, इनमें थोड़ी दिक्कत आ जाती है, तो इतना मुश्किल है नहीं वैसे, ठीक है। बट अगर ट्रिक्स लगा सकते हो तो लगा लेना। अब यहां पे मद्रास की कहानी को बताने से पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि बेसिकली मद्रास की तरफ अंग्रेज आना क्यों चाहते थे। देखो, अब अंग्रेज जब भारत के साथ ट्रेड करना शुरू हो गए थे, तो उनको ये रियलाइज हो गया कि भारत में पोटेंशियल बहुत है, एंड वी रियली नीड टू एस्टैब्लिश आवरसेल्व्स हियर, वी नीड टू एक्सपैंड, वी नीड टू इंश्योर आवर प्रेजेंस, और धीरे धीरे पॉलिटिकल पावर भी लेना चाहते हैं। अब सूरत में अगर वो रहेंगे जहां पर बाकी यूरोपियन पावर्स भी हैं, तो सबकी नजरों में आ रहे थे ये, राइट। तो ये सूरत से हट के, सूरत से थोड़ा दूर, वेस्टर्न कोस्ट से थोड़ा दूर, बाकी यूरोपियन पावर्स की नजरों से दूर अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करना चाहते थे और एक्सपैंड करना चाहते थे। एट द सेम टाइम ये जो मेजर पावर्स थी उनकी प्रेजेंस से भी दूर रहना चाहते थे, यानी कि मुगल सीट भी जो है उनके लिए भी सूरत जो है इट्स एन इंपॉर्टेंट सिटी, right, and North India is also important, and moreover they were interested in sea routes and trade through sea, so they were not much interested in northern parts of our country, that is India, ठीक है। they were more interested to in the south, ठीक है। तो ईस्ट में भी स्ट्रॉन्ग रूलर्स मौजूद थे, नवाब वगैरह ऑफ बंगाल, वेस्ट में सूरत में सबकी नजरें थी, साउथ एक ऐसा पॉइंट बना था जहां पर ये बेसिकली क्या कर सकते थे, अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते थे, ठीक है, अपने आप को एक्सपैंड कर सकते थे, मजबूत बना सकते थे, सो मच सो दैट कि एक सही टाइम आने पर ये अपनी इस मजबूती का फायदा उठाकर भारत की पॉलिटिकल पावर को भी ग्रैब करेंगे, ठीक है। तो ये मौका इनको मिला मद्रास में खुद को एस्टैब्लिश करने का, राइट। अब मद्रास के पास के रीजन्स में इनको रियलाइज हुआ कि बैटल ऑफ तलिकोट हुई थी, जिसके बाद विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, और डिसइंटीग्रेट होने के बाद जो विजयनगर एम्पायर के कुछ फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करते 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 हुए छोटे छोटे कस्बे कह लो या छोटे छोटे किंगडम से बना लिए। अब ये जो इंडिपेंडेंट लॉर्ड्स थे, इन्हें रिसोर्सेज की कमी होती थी, जो कि टैक्सेस की फॉर्म में आता था इनके पास, राइट। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कहा, इनको एक आइडिया लगा कि ऐसे ही मद्रास, ठीक है, इसका एक फायदा है, एक तो ईस्टर्न कोस्ट की तरफ है तो इंडोनेशिया के साथ ट्रेड सही रहेगा, राइट, और दूसरा बाकी यूरोपियन पावर्स की नजरों से दूर और बाकी सब की डिस्टर्बेंस से दूर हम यहां पर अपने आप को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल फ्रांसिस डे ने 1639 में जाकर यहां के लोकल राजा को बोला कि मेरा नाम है फ्रांसिस डे, प्लीज भैया मुझे मद्रास दे। इन्होंने ये कहानी, ये कविता सुनाई, ठीक है, और ये किस राजा के सामने सुनाई, द नेम ऑफ दैट पर्सन वाज दमरअला वेंकटाद्रिया नायक, ठीक है, दिस वाज द नेम, दमरअला वेंकट आद्रिया, ADRIYA एंड नायक, ठीक है, अनिल कपूर वाला मूवी देख रखी होगी आपने, ठीक है, दमरअला वेंकट आद्रिया नायक, ठीक है। इनसे इन्होंने मद्रास लीज पर ले लिया और अपनी मेजर एक्टिविटीज को सूरत से यहां पर शिफ्ट करना शुरू कर दिया।
अब इनके गोदाम भी यहाँ पे बन रहे हैं, ऑफिशियल्स भी यहाँ पर रह रहे हैं, स्टाफ, उनकी फैमिली, कुछ छोटी सी टुकड़ी अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने मेंटेन की। तो इन्होंने कहा कि यार इतना इंपॉर्टेंट बन गया तो चलो जी किलाबंदी कर दो। किलाबंदी की तो यहाँ पर इस किले के अंदर जो इस्टेब्लिश्ड ब्रिटिश टेरिटरी है उसको कहलाया जाने लग पड़ा फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, यहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज इन्होंने बना दिया, मद्रास लीज पे लिया इन एक्सचेंज ऑफ पेमेंट। लोकल राजा को पैसा चाहिए था अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, कंपनी को टेरिटरी चाहिए थी अपने व्यापार को कंडक्ट करने के लिए सेफली अवे फ्रॉम द आइज ऑफ अदर पावर्स। तो इनको दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन थी। तो यहां पे इन्होंने अपने फैक्ट्री भी बना ली, ट्रेड भी कैरी ऑन कर रहे हैं, नोट छाप रहे हैं खूब। ठीक है, सो फार सो गुड, राइट। अब इसके बाद इन्होंने कैलकाटा की तरफ जाना है। नाउ लेट मी टेल यू दैट कैलकाटा ईस्ट इंडिया में है। ईस्ट इंडिया में इन्होंने इससे पहले उड़ीसा में 1633 में एक फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर दी थी। ठीक है, बट 1651 में बंगाल की जो इनकी फर्स्ट फैक्ट्री थी, ठीक है, फर्स्ट ब्रिटिश फैक्ट्री जो बंगाल रीजन में इनकी बनी थी, इट वाज एट हुगली, राइट। हुगली रीजन में जो इनकी फैक्ट्री थी वहां से इनको रियलाइज हुआ कि ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ, यानी कि अगर इंडोनेशिया, स्पाइस आइलैंड्स और बाकी के जो वो छोटे छोटे कंट्रीज हैं उनके साथ अगर इनको ट्रेड करना है तो हुगली पोर्ट जरा ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्ट है, ज्यादा बेनिफिशियल पोर्ट है। क्योंकि बंगाल हम सब जानते हैं कि एंशियंट टाइम से हिस्टोरिकली इट हैज बीन मगध, है ना, और हिस्टोरिकली इट हैज बीन रियली रियली समृद्ध प्रोविंस, प्रांत। सो कॉन्सिक्वेंटली दे डिसाइडेड कि हुगली यार यहां पर प्रेजेंस होनी जरूरी है। बहुत सा यहीं का बंगाल रीजन का ही बहुत सा मटेरियल जो है ये हम एक्सपोर्ट यहीं से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी ये प्रेजेंस रखना चाहते थे एंड मोर ओवर बाकी यूरोपियन पावर्स की बंगाल में प्रेजेंस थी। सो दैट इज वाई दे वांटेड टू इंश्योर दैट वी आर नॉट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है, एक्सपेंशन करने के लिए मद्रास आ गया उनके पास, ठीक है, बट बंगाल में भी इनको प्रेजेंस अपनी चाहिए, राइट। एंड मोर ओवर बंगाल रिसोर्सेज के मामले में भी काफी रिच था। ठीक है, तो इस वजह से भारत के सबसे अमीर प्रांत में, सबसे अमीर सूबे में भी प्रेजेंस नहीं होगी तो ट्रेड कहां चलेगा। सो कॉन्सिक्वेंटली 1651 में इनकी फैक्ट्री बन गई। बट 1690 आते आते ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल जिसका नाम था जॉब चारनॉक, ठीक है, JOBCHARNOCK, जॉब चारनॉक, इन्होंने सुतानती के पास एक फैक्ट्री बनाई। सुतानती एक छोटा सा गांव था, ठीक है, कलकत्ता के पास पड़ जाता है ये। ठीक है, तो वहां पर एक फैक्ट्री बनाई और 1696 में जब ये फैक्ट्री काफी बन गई और काफी सारा इनका स्टाफ यहां पर शिफ्ट हो गया तो उसकी फोर्टिफिकेशन इन्होंने कर दी, राइट। 1698 में इन्होंने बंगाल के जो लोकल नवाब थे, ठीक है, जिनका नाम था अजीम उस शान, ठीक है, क्या नाम था, अजीम उस शान, इनसे क्या किया, इनसे इन्होंने कहा कि हे भैया हमें जमींदारी राइट्स दे दीजिए सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर की, राइट। तो जो नवाब साहब थे अजीम उस शान, उन्होंने कहा कि यार ठीक है, अंग्रेज हैं, पढ़े लिखे हैं, कैलकुलेशन वैल्कुलेशन इनको आती है, जरा सूट बूट पहन के घूमते हैं, कलेक्शन करने में भी काफी एफिशिएंट थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार, मुझे अपनी इतनी मैन पावर लगानी पड़ती है, ये 3 ही गांव हैं, 3 ही गांव की जमींदारी मांग रहे हैं, तो टैक्स कलेक्ट करेंगे, अपना खर्चा निकालेंगे, जो सरप्लस होगा वो स्टेट को भेज देंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज यू आर गिविंग मी माई ड्यू शेयर, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम फॉर यू टू कैरी ऑन द जमींदारी एक्टिविटीज है। सो 1698 में सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुर, ये 3 गांव की जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पहुंच गई। और धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे यही 3 गांव कंसोलिडेट हो गए। होता है ना कई बार, जैसे दिल्ली बना, दिल्ली और गुड़गांव आज कनेक्टेड सा है, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ भी बना था नॉर्थ में, पंजाब साइड, चंडीगढ़ है, मोहाली है, पंचकुला है, ये तीनों सिटी आपस में बहुत ज्यादा जुड़ गए उसी तरह, और उसको ट्राई सिटी कहना शुरू कर दिया अब हमने, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकुला को। ठीक है, सिमिलरली दिल्ली, गुड़गांव और नोएडा का भी कुछ इसी प्रकार का हाल है, राइट। तो यहां पर सुल्तानती, कालीकता, गोविंदपुर भी जो गांव थे, ये धीरे धीरे काफी बड़े होना शुरू हो गए और ये अपने आप में इन्होंने कैलकाटा प्रेसिडेंसी टाउन का एक स्वरूप ले लिया। ठीक है, और फोर्ट सेंट जॉर्ज के आसपास भी धीरे धीरे मद्रास रीजन में कंपनी एक्सपैंड हो गई, तो वो मद्रास प्रेसिडेंसी टाउन का उसने स्वरूप ले लिया। ठीक है, आफ्टर 16 दिस इज आफ्टर फोर्ट मद्रास इज आफ्टर 1639। ठीक है, ये 1698 के बाद ये चीजें होना स्टार्ट हो गई। बॉम्बे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बॉम्बे ऐसा था कि किंग चार्ल्स द सेकेंड अंग्रेजों के राजा थे। इन्हें 1662 में बॉम्बे, इनिशियली बॉम्बे ना एक्चुअली पोर्चुगीज की टेरिटरी था। पोर्चुगीज भी ना वेस्टर्न कोस्ट में
मेनलैंड इंडिया से थोड़ा बाहर की तरफ ऑफशोर लैंड इनको कोई मिलता था, उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड रहते थे। दैट इज वाई दे बिल्ट फोर्ट एंजडीवा एज वेल। अंजदीप आइलैंड के ऊपर फोर्ट एंजडीवा बनाया था। कमेंट सेक्शन में आज का आपका सेकंड होमवर्क, ठीक है, फर्स्ट होमवर्क आपका है स्वाली होल आपको लोकेट करना है। सेकंड क्वेश्चन आपका है कि फोर्ट एंजडीवा किसने बनाया था। ठीक है, फोर्ट एंजडीवा किसके टाइम पे बना था। ये जब हमने पोर्चुगीज के एस्टादो द इंडिया के गवर्नर जनरल्स को डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको ये फैक्ट बताया था। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिकॉल दैट। तो फोर्ट एंजडीवा, ठीक है, जैसे पोर्चुगीज ने बताया उसी तरह से बॉम्बे भी जो है ना वो भी मेनलैंड इंडिया से थोड़ा बाहर की तरफ है। ठीक है, जैसे ये गुजरात कोस्ट है, ठीक है, यहां पे बॉम्बे कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, ये जो चोंच से निकल रही है बाहर की तरफ, प्रोट्रूडिंग आउटवर्ड्स टुवर्ड्स द अरेबियन सी, राइट, तो दैट इज बॉम्बे। तो बॉम्बे जो था पोर्चुगीज के पास था। 1662 में किंग चार्ल्स II को लड़की चाहिए थी शादी करने के लिए। उन्होंने पुर्तगालियों की प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगांजा उनके साथ शादी कर ली, जिसके बदले इन्हें दहेज में बॉम्बे दिया गया। 1662 में बॉम्बे वॉज गिफ्टेड एज डाउरी टू किंग चार्ल्स II एंड कॉन्सिक्वेंटली चार्ल्स के पास से बॉम्बे आ गया। चार्ल्स ने कहा यार मैं बैठा इंग्लैंड में, मैं तो इंडिया जाता भी नहीं हूं और मेरे किसी काम का है नहीं बॉम्बे। अब हमारी कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, लड़के लोग जरा धंधा वंदा कर रहे हैं, करने दो, मुनाफा कमा रहे हैं, कुछ पैसा हमें भी देते हैं, खुद भी कमाते हैं। तो ऐसा है कि हमारा और मुनाफा तभी होएगा जब ये बॉम्बे हम ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देंगे, राइट। तो 1668 में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे ट्रांसफर कर दिया और बॉम्बे को देखकर कंपनी हो गई बागो बाग। उन्होंने कहा कि भाई हमारी तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। वेस्टर्न कोस्ट में भी प्रेजेंस जरूरी है बिकॉज कैरिंग आउट ट्रेड इज रिलेटिवली इजी, बट सूरत में सब जने बैठे हुए हैं, नजरों से भी दूर रहने हैं और ट्रेड भी कैरी करना है, क्या करें। तो मद्रास बैंक और कैलकाटा, ठीक है ईस्टर्न वर्ल्ड के साथ ट्रेड हो रहा है, घूम के आना पड़ता है। मद्रास मतलब सदर्न टिप के पास है तो बहुत ज्यादा नहीं घूमना पड़ता, बट फिर भी वेस्टर्न कोस्ट में पोजीशन होनी जरूरी है। तो उन्होंने कहा बॉम्बे परफेक्ट है, मेनलैंड इंडिया से थोड़ा दूर, बाकी सबकी नजरों से दूर, आराम से अपना एक्सपैंड करेंगे, अच्छे से ट्रेड कैरी ऑन करेंगे, शिप्स वगैरह आएंगी, सामान लेके जाएंगी, पैसा छापेंगे, स्ट्रांग होंगे, समय आने पर बताएंगे कि हमारी असली फितरत क्या है। ठीक है, तो ये सारे सिचुएशन यहां पर चल रही है। तो इस तरह से ये तीन प्रेसिडेंसी टाउन्स अपना अस्तित्व और अपना स्वरूप पकड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद कहानी और दास्तान शुरू होगी राइज ऑफ ब्रिटिश सुपरमेसी की। ठीक है, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। ठीक है, अब अंग्रेज क्या है कि यहां पे एक्सपैंड करते जा रहे हैं। अब अंग्रेज चाहते थे कि इनको क्या होता था, इन्होंने ट्रेड करना शुरू कर दिया। प्रेसिडेंसी टाउन्स में इनके गोडाउन्स और फैक्ट्रीज बन गई, अब ट्रेड भी कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जैसे भारत है, ठीक है, भारत ये इस प्रकार से है। मान लीजिए ये सेंट्रल इंडिया से इन्होंने कुछ आइटम प्रोक्योर किए और इनको यहां बॉम्बे तक लेके जानी है। ठीक है, बीच बीच में जहां जहां पर भी एक सूबा चेंज हो रहा है ना, चौकियां आती थी और वहां पर उन्हें टैक्स पे करना पड़ता था, राइट। अब इतना टैक्स हो जाता था कि ये कहते थे कि यार किसी तरह अगर ये टैक्स ना पे करना पड़े तो जितने का सामान हमने लिया है महंगा करके हम इंग्लैंड में उसे और महंगा बेच सकते हैं। ठीक है, और टैक्स से बचा हुआ पैसा हमारा मुनाफा बन जाएगा। तो ये मुगल एम्पर से ये कहना चाहते थे, मुगल एम्पर को कंपेल करना चाहते थे, कन्विंस करना चाहते थे कि ये हमें पूरे भारत में, ठीक है, खासकर ये बंगाल रीजन में, चाहते तो ये पूरे भारत में थे, बट फॉर स्टार्टर्स बंगाल रीजन काफी हैवी टैक्स इंपोज करता था। तो इन्होंने कहा कि बंगाल में ना हमें टैक्स फ्री ट्रेड करने की अनुमति दी जाए, बदले में चलो ऐसा है कि एक लमसम पेमेंट हम आपको दे देंगे। ठीक है, बट मुगल एम्पर मान नहीं रहे थे। बट एट द सेम टाइम मुगल एम्पर की एक दिक्कत थी। मुगल एम्पर 1715 में कौन थे? फारूक शियार। फारूक शियार वॉज द मुगल एम्पर। फारूक शियार के ग्रोइन में, ग्रोइन समझते हो क्या है? ग्रोइन जब प्राइवेट पार्ट होता है ना हमारा, ठीक है, द प्राइवेट पार्ट विच इज यूज्ड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है, वहां पर उनके एक इन्फेक्शन हो गई थी, जिसकी वजह से मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की बेटी के साथ उनकी शादी नहीं हो पा रही थी। वो शादी होनी थी, ठीक है, कुंवारी इंदिरा करके उनका नाम था शहजादी का, उनके साथ शादी होनी थी, वो हो नहीं पा रही थी इस दिक्कत की वजह से। तो अंग्रेजों के एक सर्जन थे, उन्होंने कहा कि भाई ये तो छोटी सी बात है, हम तो रोज इस तरह के ऑपरेशंस करते हैं, तो बुला लो एम्परर को, कर देते हैं इलाज। तो विलियम हैमिल्टन ने क्या किया? विलियम हैमिल्टन ने कहा कि हम मुगल एम्परर का इलाज कर देते हैं। इलाज किया, इन्फेक्शन ठीक हो गई। एम्परर बहुत खुश, फारूक शाह कहता ओहो बल्ले बल्ले, ठीक है मेरी शादी हो जाएगी अब।
ठीक है, तो उसने कहा कि सही है, एम्परर खुश है, तो जैसे हमने पुर्तगालियों को हराकर जहांगीर से परमिशन ले ली थी सूरत में फैक्ट्री बनाने की, तो ये टाइम सही है, इससे भी जो परमिशन लेनी है अभी ले लो, इससे पहले इसका मूड चेंज हो। ठीक है, तो जॉन सरमन को इन्होंने, ठीक है, जॉन सरमन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के पटना फैक्ट्री के एक ऑफिसर थे, इन्हें फारूक शेयार के कोर्ट में भेजा और इनसे कंसेशंस मांगने की कोशिश की गई। 1717 में फारूक शेयार ने, मतलब ये पूरी सिचुएशन से बहुत वो खुश था। ठीक है, इनिशियली तो परमिशन मिल नहीं रही थी, बट सर्जरी के बाद सब बढ़िया था। उन्होंने एक मैग्ना कार्टा निकाला। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है कि बहुत बड़ा एक राइट्स दे दिए गए कंपनी को इन टर्म्स ऑफ ट्रेड। इसमें कई सारे ट्रेड कंसेशंस इन्हें दिए गए। ठीक है, लेट मी जूम दिस सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपर्ली। कई सारे ट्रेड कंसेशंस इनको दिए गए, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी तरह का टैक्स देने की जरूरत नहीं है बंगाल रीजन में। इनको बस साल में 3,000 रुपए देने हैं, only 3,000 rupees, and they are free from giving any kind of tax। ठीक है, इसी की वजह से ना बंगाल के जो खजाने हैं वो डिक्लाइन होना शुरू हो गए थे। इसी वजह से बंगाल के नवाब जो हैं वो मुगल बादशाह से भी परेशान थे, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ भी उनकी आगे जाकर लड़ाई होगी। ठीक है, सो 3,000 के बदले टैक्स फ्री। कंपनी इज परमिटेड टू इशू दस्तक, लेकिन दस्तक क्या होता था? परमिट को दस्तक कहते हैं। अगर हमने एक जगह से पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेड करना है और बीच में कोई कस्टम आते हैं, कस्टम्स वाले आते हैं, चौकी आती है टैक्स वाली, तो वहां पर आप वो दस्तक दिखाओगे, आपको बिना टैक्स के आगे जाने दिया जाएगा। बट फारूक शेयार ने कहा था कि ये दस्तक आपको सिर्फ कंपनी के ट्रेड के लिए यूज करने हैं, प्राइवेट ट्रेड के लिए नहीं। अगर किसी का ज्यादा ही चुल है प्राइवेट ट्रेड करने की तो टैक्स देगा भाई तू। ठीक है, कंपनी को दस्तक परमिट प्रिंट करने की अनुमति मिल गई। अब मुझे खुद बताओ कि दस्तक इन्होंने क्या मिसयूज किए होंगे? ऑफ कोर्स, ब्रिटिश हैं भाई। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे। इसी के साथ साथ कलकत्ता के आसपास ये चाहते थे हम और एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो हमें लैंड दिया जाए। ठीक है, तो रेंट, देवर अलाउड टू गेट रेंट मोर लैंड। ठीक है, वो कहते थे लैंड चाहिए, राइट, तो कहते ठीक है ले लो और किराया दे देना, पर कहते ठीक है किराए में कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, तो लैंड इनको मिल गया। इसी के साथ साथ साउथ में हैदराबाद एंड मद्रास में, ठीक है, इनको कहा कि आपको वहां पर भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रेड कैरी करना है। टैक्स क्या होता है? टैक्स ध्यान से समझना, टैक्स और रेंट में क्या फर्क है। टैक्स जो है ना, इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड दैट यू आर कैरिंग आउट। if your volume of trade is way too large, you will have to pay way too much tax, right? But rent on the other hand is fixed. Let's say the rent to carry on a trade between point A to point B, let's say the rent to carry out your activities is 10,000 rupees for example, but the tax on that might be very large. Maybe you are doing a trade of more than 100 crore rupees, तो उसका कहते हैं 10%। अब एग्जाम्पल दे रहा हूँ बहुत ही हाइपोथेटिकल। ठीक है, 10% अगर टैक्स देना हो 100 करोड़ का, कितना? 10 करोड़ बन जाएगा। ठीक है, जबकि रेंट हो सकता है ये कहें कि 10 लाख, ठीक है रेंट। ठीक है, इतना फर्क पड़ जाता है। तो इन्होंने हैदराबाद और मद्रास में भी इनको कहा कि टैक्स ड्यूटीज देने की जरूरत नहीं है, आप रेंट पे कीजिए, आपका काम हो गया। ठीक है, इतना इतना लेट ही गया सामने अंग्रेजों के ये फारूक शेयार। ठीक है, इसी के साथ साथ कहते हैं सूरत को भी छोड़ना तो नहीं चाहते भाई। ठीक है, मुंबई में एक्सपैंड कर रहे हैं, मद्रास हमने ढूंढ लिया, कलकत्ता भी आपने जी सुन ली हमारी कि एक्सपैंड कर सकते हैं, राइट, बट सूरत तो सूरत है। ठीक है, बाकी सारे हैं वहां पे तो कैरी ऑन तो करेंगे, वहां पे ट्रेड तो वहां पर हम भी करेंगे। कहते चलो कर लेना, बस फिक्स अमाउंट दे देना। सिर्फ 10,000 रुपीज के बदले सूरत में अंग्रेज बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे थे। अगर इनके ऊपर टैक्स लगता तो इस 10,000 से कई ज्यादा पैसा इन्हें देना पड़ता, बट 10,000 के बदले सिर्फ इनको सूरत में टैक्स करना पड़ रहा है। ये लिटरली एक्चुअली ये मैग्ना कार्टा था। और आप ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ी वॉल्यूम में ट्रेड करने के बदले कौड़ियों के भाव ये हमारे उस समय की सरकार को टैक्स दे रहे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों को ना फ्री हैंड काफी मिलना शुरू हो गया ट्रेड करने के लिए, और इन्होंने दस्तक को खास रूप से मिसयूज करना शुरू किया, जो कि आगे जाकर बैटल ऑफ पलासी का एक बहुत बड़ा कारण बनेगा, जिसे हम अपकमिंग लेक्चर्स में आपके साथ कवर करेंगे। बट उससे पहले लेट अस ट्राई टू सी कि क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। In context of advent of European powers, consider the following statements in context of Battle of Badr. कब हुई थी? 1759 में। It was battle fought between Dutch and British in Andhra region. This is false. किस रीजन में हुई थी? बंगाल रीजन। ठीक है, बंगाल रीजन में हुई थी, ये गलत है। Dutch was defeated in this battle. Yes, they were, and they were defeated decisively. Decisively का मतलब है कि दोबारा कभी उठ नहीं पाएंगे। ठीक है, डिसाइसिव डिफीट हुई थी, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन बी।
अगली स्टेटमेंट पे चलें, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री इन इंडिया वाज सेटअप कहां पे, पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहां पर सेटअप हुई थी, इसका जवाब आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ठीक है, इसका जवाब आप खुद मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए, हमने इसको डिस्कस कर लिया है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री, नॉट द ट्रेड ट्रांजिट पॉइंट, द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री दैट वाज सेटअप इन इंडिया। इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश, इंग्लिश डज नॉट मीन यूरोपियन। ठीक है, फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो भारत में सेटअप हुई थी। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ 17th सेंचुरी इंडिया, यू आर गिवन 3 स्टेटमेंट्स एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। Right, so 17th century India के context में it's being said that Battle of Swally Hole was fought between English and French. ठीक है, when was Battle of Swally Hole fought? It was fought in 1612, and I gave you a homework wherein you have to search and find out and locate the location of Swally. ठीक है, Swally Hole इसको अंग्रेज कहते थे, भारत की लोकल भाषा में स्वाली भी इसको कहा जाता है। ठीक है, it was fought between English and French. Is it true? No, फ्रेंच नहीं थे, ये कौन थे? पोर्चुगीज। It played an important role for English to set up factory at Surat. इसका आंसर खुद बताइए अब आप मुझे। Danes were decisively defeated in this battle. No. ठीक है, Danes were not defeated in this battle. Right. So सिर्फ एक ही स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है, और वो स्टेटमेंट कौन सी है ये आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, और इससे हम अगले लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे। एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि फ्रांस किस तरह से आया। बीच में डेन्स का थोड़ा सा हम खानापुती करेंगे, डेन्स यार इतनी इंपॉर्टेंट पावर थी ही नहीं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डेन्स के, ठीक है, डेनमार्क से जो आए थे उनसे रिलेटेड हैं, उसे हम पढ़ेंगे। फ्रांस को देखेंगे, इन्होंने आके क्या बवाल मचाया, और फिर अंग्रेजों की और फ्रांस की आपस में लड़ाई शुरू हो गई, जिससे एक दास्तां शुरू हुई भारत की स्वाधीनता की, जिसमें हमने अपनी आजादी खो दी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। सीरीज के साथ बने रहिएगा। कुछ देरियों के लिए मैं माफी चाहता हूं, हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूं, लेकिन ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक इट अ रेगुलर अफेयर, कंसिस्टेंट एंड वेरी वैल्यू एडिटिव। ठीक है, वैल्यूएशन खूब इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं। कमेंट्स में मुझे ये भी बता देना कि ये नोट्स का सिस्टम आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्योंकि मुझे टेलीग्राम में काफी सारे मैसेजेस ऐसे आ रखे हैं, इवन व्हेन आई हैव टेकन मेनी क्लासेस इन पेड बैचेस एज वेल। एंड साहस की भी एक सीरीज हमने ली थी जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को ही किया था, लेकिन वहां पर बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा था कि सर नोट्स कैसे बनाएं। सो इफ यू आर रीडिंग स्पेक्ट्रम साइड बाय साइड एंड लुकिंग एट दीज लेक्चर्स एंड लुकिंग एट दीज नोट्स, यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड योरसेल्फ दैट हाउ यू हैव टू कंडेंस द नोट्स। राइट, नोट्स कैसे बनाएंगे ये अपने आप आपको समझ लगना स्टार्ट हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही, सेशन के साथ बने रहिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर, इसको स्कैन कर लो, और ये आपकी जिम्मेदारी है भैया कि मैं तो इधर डालता रहूंगा। ठीक है, मेरा स्ट्रक्चर पूरा ऐसे ही रहेगा कि जैसे आप अभी भी देख सकते हैं। ठीक है, लेक्चर, उसके नीचे उसका अकंपनीड डॉक्यूमेंट। ठीक है, यहां पर लेक्चर, उसके नीचे उसका अकंपनीड डॉक्यूमेंट, तो इसका भी इसी तरह से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बहुत मजा आया आपके साथ इंटरैक्ट करके, आपके साथ कनेक्टेड रहकर। बने रहेगा चैनल के साथ, सीरीज के साथ। सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस न्यू चैनल को। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, ढेर सारी शुभकामनाएं, जल्दी मिलते हैं। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।